आज लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड का तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था क्या, एक तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में कि कूलम्ब्स लॉ क्या है। कूलम्ब्स लॉ से हमको पता चलता है इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस। और वेक्टर फॉर्म भी हमने देखा था कूलम्ब्स लॉ का। इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस मतलब उन दोनों के बीच में फोर्स, और वो फोर्स रिपल्सिव और अट्रैक्टिव होगा, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्ज। तो अगर सेम चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपल करेंगे तो रिपल्सिव फोर्स होगा, और अगर अनलाइक चार्जेस होंगे मतलब अपोजिट साइन के तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब उन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने, क्योंकि फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी देखा था। और वेक्टर फॉर्म में जो डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं वो जैसे दो चार्ज लाइक चार्जेस मतलब सेम साइन के चार्जेस अगर हैं तो उन दोनों के बीच में अगर वो जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में आर है, ठीक है, आर है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइक चार्जेस। R is the distance between two like charges. तो जो फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स, वो इस चार्ज पे इसकी वजह से लगेगा इस डायरेक्शन में, इस चार्ज पे इस चार्ज की वजह से लगेगा इस डायरेक्शन में। और जो डायरेक्शन होगी वो हम लोग निकालेंगे। जैसे यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो इन राइट डायरेक्शन, इसमें लेफ्ट। अगर इसको मैं इस तरीके से देखूँ, जो फोर्स होगा वो क्या होगा, के Q1, अगर ये 2 है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन एक पोजीशन वेक्टर ले लेंगे। ये पोजीशन वेक्टर को मैंने बताया था कैसे डिनोट करते हैं, मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर इस फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर इसकी मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये आर क्यूब आ जाता है, और ये पोजीशन वेक्टर वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पे। ये सब हमने पिछले लेक्चर में बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन, सिमिलरिटीज और कुछ डिसिमिलरिटीज भी होती हैं। क्या क्या डिसिमिलरिटीज थी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसमें के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसमें जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर होता है। इसमें भी यहाँ चार्ज होता है, यहाँ मास ऑफ, और यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो के, यहाँ पे जो जी कांस्टेंट जी। बट ये कांस्टेंट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में होता है, मैंने बताया था कि ये डिपेंड करता है मीडियम पे। ये मीडियम पे डिपेंड करता है, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स में जो कांस्टेंट होता है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, मीडियम के साथ वेरी डज नॉट वेरी विद मीडियम। और के जो होता है वो मीडियम के साथ वेरी करता है। फिर हमने बताया था कि एक रफ आइडिया दिया था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग फोर्सेस होते हैं एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वो किस फॉर्म में होंगे, अप्रॉक्स मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁴ टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं। ये मैंने एक
रफ आइडिया दिया था। आज मैं इसी चीज को आगे बता रहा हूँ कि क्वेश्चन के थ्रू एक बता रहा हूँ मैं क्या है। इसमें कह रहा है कि तुम्हारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स when two charges when two charges when two charges में मैं ले लूं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर separated by some distance and they are placed in free space। फ्री स्पेस में है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब अनलाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिवली चार्ज रहता है, प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहता है। तो इसको कैसे करेंगे? क्या डिस्टेंस की जरूरत होगी? नहीं होगी डिस्टेंस की जरूरत, इसलिए बोल दिया है कि सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। कैसे करेंगे इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। तो देखो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। इस सपोज डिस्टेंस इन दोनों के बीच में मान लो r है, एट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। तो क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पे जो फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रॉन की वजह से वो इस डायरेक्शन में होगा ना, अट्रैक्टिव है तो, और इस पे जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अगर ये चार्ज सपोज q है, ये चार्ज q है, चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो तो इक्वल होता है, बट साइन उनका ये नेगेटिव रहता है, ये पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक निकालूं या इलेक्ट्रोस्टैटिक निकालूं तो कितना आएगा? के Q1, ये Q1, ये Q2, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस r स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन 1। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या है? G m1 m2 अपॉन यहाँ भी r स्क्वायर, ये मान लो इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन F ग्रेविटेशनल, तो यहाँ से क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर ओवर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसीलिए वहाँ पे डिस्टेंस नहीं दे रखा था। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? K Q1 Q2 अपॉन G m1 m2, ये वैल्यू आ जाएगी।
इसको अगर कैलकुलेट करोगे, इसको हटाना है, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो के की वैल्यू हमको पता है 9 इंटू 10⁻9 होती है, और ये चार्ज इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे कितना होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻19, यही होता है। और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी, उसकी वैल्यू मैंने बताई थी 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1 m2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन सेम होता है 9.1 इंटू 10⁻30। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 10 टू द पावर, इसकी वैल्यू आती है, इसको कैलकुलेट करो कितने आते हैं, अप्रॉक्सीमेटली मैंने बताया था 10 टू द पावर 40, अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर 42 की टर्म में आ जाएगी। तो यहाँ से हमको पता चला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 42, 10 की पावर 42, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर 42 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा होता है। इसलिए मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर फोर्स हैं एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, ये था क्वेश्चन, क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स हैं वो किस रेशियो में होते हैं। इसके बाद अभी तक जो बात हो रही थी वो दो चार्जेस की, फ्रेंड्स कूलम्ब्स लॉ की बात हम कर रहे थे जिसमें हमारे दो चार्ज केवल थे। यहाँ भी जो सॉल्व किया उसमें भी हमने दो चार्ज लिए, पहले जो क्वेश्चन किया उसमें भी दो चार्जेस लिए, ठीक है। अब अगर दो से ज्यादा चार्जेस हो, दो से ज्यादा चार्जेस हो, सपोज एक चार्ज हमारा रखा है यहाँ पे Q1, एक चार्ज रखा है यहाँ पे Q2। अभी तक जो बात हो रही थी वो Q1 और Q2 की बात हो रही थी केवल। सपोज एक चार्ज यहाँ पर रखा है Q3, एक चार्ज यहाँ पे रखा है Q4, ठीक है। ऐसे करके n चार्जेस रखे हैं, सपोज यहाँ पे Qn चार्ज रखा है। तो इसमें हम लोग क्या कैसे निकालेंगे, और इन दोनों की जो डिस्टेंस है, एक ये डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों के डिस्टेंस के हिसाब से एक पोजीशन वेक्टर हो गए। सपोज इसका इसका पोजीशन वेक्टर है सपोज A1, इसका पोजीशन वेक्टर है A1, इसका है A2, इसका है A3, इसका है A4। हमको निकालना है फोर्स एट Q1, फोर्स एट Q1, फोर्स एट Q1, Q1 पे जो फोर्स होगा इसको R1 लो, क्योंकि हम लोग R के टर्म में ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस R1 लो, ये पोजीशन वेक्टर R1, ये R2, ये R3, ये R4। तो इस केस में, इस टाइप की प्रॉब्लम्स में हमको फोर्स अगर Q1 पे निकालना है उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारा कहता है कि जब दो या दो से, दो नहीं, when more than two charges is placed in a system, then net electric force on any charge is given by vector sum of individual forces।
एक्टिंग ऑन बाय मतलब व्हेन मोर देन टू चार्जेस, दो चार्ज रहेंगे तो निकाल लेंगे। व्हेन मोर देन टू चार्जेस लाइक दैट, इस केस में जैसे व्हेन मोर देन टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ सिस्टम देन फोर्स ऑन individual force on the charge is calculated by vector sum of individual charges। मतलब इस पे जो फोर्स इसकी वजह से लग रहा होगा वो इस, अगर ये पॉजिटिव है सभी तो इस पे जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। उसको सपोज मैं कह दूं कि ये F1 है फैक्टोरियल में, और इस चार्ज Q3 की वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो अलोंग द लाइन मतलब इस तरीके से लगेगा इधर, और ये हो जाएगा F2। और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, F4 की जगह ये F3 हो जाएगा, सॉरी। और ये जो फोर्स लगेगा Qn वो कुछ इस तरीके से लगेगा, इसको मान लें मैं Fn। तो सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से जो F नेट नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 कैसे निकालेंगे, उसकी वैल्यू होगी F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn। F1 की वैल्यू क्या होगी, F1 की वैल्यू क्या होगी K Q1 Q2 Q1 Q2 R1 Q, अगर R1 एक ना वेक्टर है, प्लस K Q1 Q3 Q1 Q3 R2 Q वेक्टर R2 प्लस K F3 कितना होगा F3 ये किसकी, इसकी वजह से K Q1 Q4 R3 Q R3 वेक्टर प्लस सो ऑन K Q ये RN Q1 RN Q1 QN अपॉन RN Q RN वेक्टर, इस तरीके से निकालते हैं इसको। ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसमें कुछ लिखना भी है तो लिख लो, इसका एक स्टेटमेंट नीचे लिख देंगे। स्टेटमेंट यही है कि व्हेन मोर देन टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ सिस्टम देन फोर्स ऑन द चार्ज इज गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। ठीक है, अगला अगला इसी कॉन्सेप्ट पे, मतलब जब दो से ज्यादा चार्जेस होते रहते हैं उसी के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अगर इन चार्जेस मिले इस तरीके से प्लेस, ये है ट्राइंगल ए बी सी, इसकी साइड्स हैं ए ए ए। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है। इस चार्ज की वैल्यू है सपोज Q प्लस Q, इसकी भी प्लस Q
इसकी V प्लस क्यू। हमको पता करना है कि फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज एट फोर्स ऑन द चार्ज एट बी। बी पे जो चार्ज रखा है उस पे फोर्स पता करना। तो सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से हमको पता है कि इसके जो इस बी पे जो चार्ज रखा हुआ है क्यू, उसकी वजह से इस पे जो फोर्स लग रहे होंगे, इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तो इसकी वजह से फोर्स लगेगा, एक इसकी वजह से फोर्स लगेगा, तब दो फोर्स लग रहे हैं। तो इन दोनों फोर्स का वेक्टर सम जो होगा वो हमको इस पे टोटल फोर्स, जो नेट फोर्स लग रहा है, वो दे देगा। अब इस पे इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो रिपल्सिव फोर्स होगा। इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब फोर्स ऑन द चार्ज बी ड्यू टू चार्ज ए इस डायरेक्शन में लगेगा। और इस सी की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा, सी की वजह से, एक तो ये फोर्स लगा इसकी वजह से, एक इस पे लगेगा इसकी वजह से, वो फोर्स होगा अलोंग द लाइन। अलोंग द लाइन मतलब इसी लाइन में। और और जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, क्योंकि ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, तो ये वाला जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। ये ये होगा ये बी सी। अब नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स होगा इन दोनों का वेक्टर सम, मतलब एफ नेट जो निकलेगा मेरा वो होगा एफ बी ए प्लस एफ बी सी। ठीक है, एफ बी ए और एफ बी सी। एफ बी ए की वैल्यू क्या होगी, फोर्स ऑन चार्ज बी ड्यू टू ए, के क्यू वन है, क्यू टू भी है, क्यू अपॉन ए स्क्वायर। और फोर्स ऑन चार्ज बी ड्यू टू सी, ये इसकी वैल्यू भी होगी के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। देखो ये दोनों फोर्स सेम है, सेम होंगे भी, क्योंकि इसकी चार्ज की जो वैल्यू है, इसकी चार्ज की वैल्यू है क्यू क्यू है, और सेम डिस्टेंस पे हैं वो दोनों, तो वो वैल्यू तो सेम ही आएगी। लेकिन अब इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, इसका जो एडिशन होगा वो वेक्टर होगा। वेक्टोरियली उनको हम ऐड करते हैं। वेक्टोरियली ऐड कैसे करेंगे, इसके लिए पहले एक फार्मूला बता देते हैं। जैसे दो वेक्टर, एक वेक्टर है सपोज F1, दूसरा वेक्टर है F2। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इनको बाइसेक्ट करता हुआ, मतलब इनके बीच से निकलेगा। बीच से मतलब यहाँ से निकलेगा, और वो जो एंगल बनाएगा उसकी वैल्यू होगी θ/2, हाफ एंगल की, बाइसेक्ट करेगा उसको। ये जो वैल्यू होगी एफ नेट की, वो ये होगा मेरा एफ नेट। और जो एफ नेट की वैल्यू आती है, पैरेललोग्राम इसको बोलते हैं, एफ नेट की वैल्यू आती है, उसका ये फार्मूला है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। ये हर जगह यूज होगा। और जो थीटा है वो ये एंगल है बिटवीन F1 एंड F2। F1 और F2 के बीच में जो एंगल बना रहा है, ये एंगल, ये थीटा है। ठीक है, इसी का यूज यहाँ भी करेंगे। इसी का यूज यहाँ भी करेंगे। तो बी चार्ज का अगर आप पीडीएम बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम बी, तो इस पे एक फोर्स तो मेरा लग रहा है एफ बी ए
इस तरफ, और एक फोर्स मेरा लग रहा है नीचे एफ बी सी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों को बाइसेक्ट करता हुआ ये एफ नेट आएगा। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। और तब थीटा की वैल्यू हमको पता चल गई 60 डिग्री। और एफ बी और एफ सी, एफ बी ए और एफ बी सी ये दोनों सेम है, तो इसको मैं एफ मान लूँ, इसको भी एफ, इसको भी एफ। तो जो मेरा एफ नेट आएगा वो क्या होगा? रूट ऑफ, ये भी एफ मैंने मान लिया है, इसको भी मैंने एफ मान लिया है, तो क्या होगा? एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू कॉस 60। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? रूट एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कितना? एफ स्क्वायर है, इसको रूट के बाहर ले जाएंगे तो बचेगा एफ, और 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 का रूट एफ इंटू रूट 3, ये वैल्यू आएगी। तो एफ नेट की वैल्यू ये आ गई। तो एफ कितना होगा? एफ नेट कितना होगा? एफ की वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू एफ की है, एफ की वैल्यू इसमें पुट कर दो। एफ नेट क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट 3, ये आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे करते हैं इसको। सेम अगला क्वेश्चन एक और करते हैं। अगले क्वेश्चन में सेम है, ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसमें 3 चार्ज रखे हैं। ए पे चार्ज रखा है +Q, सी पे भी चार्ज रखा है +Q, लेकिन जो बी पे चार्ज रखा है वो -Q का है। फाइंड फोर्स ऑन चार्ज बी, बी पे जो रखा है उस पे फोर्स बताना है। इसको कैसे करेंगे? वैसे जैसे पिछला था। कैसे निकालेंगे इसको? इस पे जो फोर्स, 2 फोर्स इस पे भी लगेंगे, उस पे भी 2 लग रहे थे, इस पे भी 2 लगेंगे, और इस पे जो फोर्स लगेगा, एक ही वजह से जो फोर्स लगेगा, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, तो फोर्स का नेचर होगा वो क्या होगा? अट्रैक्टिव, क्योंकि ये प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा, और वो फोर्स लगेगा वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब फोर्स ऑन चार्ज बी ड्यू टू ए, ये इस डायरेक्शन में लगेगा, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी अट्रैक्टिव होगा, तो ये फोर्स इधर लगेगा, मतलब फोर्स ऑन चार्ज सी ड्यू टू बी, ये भी अट्रैक्टिव होगा। ये इन दोनों का रिजल्टेंट, अगर बी का मैं एफ बी डी बनाऊं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये, वो इस डायरेक्शन में होगा, यही मेरा एफ नेट, यही नेट देगा। ये बी है, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट इसको बाइसेक्ट करेगा, और ये एफ नेट होगा। अब इसमें एफ सी बी की जो वैल्यू आएगी, एफ सी बी की जो वैल्यू आएगी के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, इसमें भी के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे। इक्वल में इसको मैं एफ मान लूँ, इसको मैं एफ मान लूँ, ये जो एंगल हमारा है ये यहाँ भी 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। तो इसमें
फोर्स आएगा तो क्या आएगा, एफ नेट सेम F² + 2 F² इंटू कॉस 60, इसमें भी जो आएगा वो √3 इंटू एफ, और एफ की वैल्यू क्या होगी, KQ² / A²। कैसे करेंगे इसको, ठीक है, इसको ऐसे करते हैं। इसके बाद दूसरा टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरे में स्क्वायर, जैसे इसमें कह देगा कि एक चार्ज इसके कॉर्नर पे रखें, कॉर्नर ऑफ इक्विडिटी ये रेक्टेंगल क्यू 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 क्यू, चार चार्ज इसके कॉर्नर पे रखे हैं। पूछेगा किसी एक पे फोर्स बताओ कितना होगा। जैसे इसमें साइड इसकी ABCD है, ठीक, कहेगा कि फोर्स ऑन चार्ज डी, तो डी पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तीन, तीन लगेंगे, चार लगेंगे, दो लगेंगे, तीन लगेंगे। इसकी साइड ए है, कौन कौन से तीन लगेंगे, एक तो इसकी वजह से फोर्स लगेगा, अगर ये पॉजिटिव है दोनों तो ये इस तरह इधर लगेगा इस डायरेक्शन में, ये मान लो F1, या फिर फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए, ये इस डायरेक्शन में लगेगा, और दूसरा फोर्स लगेगा इसकी वजह से, वो अलोंग द लाइन इधर लगेगा, मतलब फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी। एक फोर्स और लगेगा वो इसकी वजह से, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो कहाँ पे, इस तरफ लगेगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी, ठीक है। तो इसमें नेट फोर्स जो आएगा वो इन तीनों का वेक्टर सम। इसको कैसे करेंगे ट्राई करना, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।